ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ पैसेज। तो आई थिंक लास्ट टाइम की जैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मेहुल वाज नॉट देयर। तो लास्ट टाइम मेहुल हमने एक तरह से ऑलमोस्ट प्राइवेट, मतलब ऑलमोस्ट क्या, प्राइवेट ट्यूटरिंग की तरह ही कर रहे थे कि वन स्टूडेंट वाज रीडिंग द पैसेज एंड देन आई वाज मेकिंग कमेंट्स इफ नीडेड। तो वैसे ही करते हैं। आई थिंक 4-5 लोग ही हैं। Yeah, that's तो fine. तो एनीबडी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ? चार हैं, हाँ, 4 स्टूडेंट हैं, 4 पैराग्राफ। Any volunteers? Or should I cold call? I'm Ahmedabad mein, it's a culture of cold calling. ठीक है। तो Mehul, would you like to start? Yeah, sure. Yeah. तो we'll go sentence by sentence. ठीक है, अगर आपको विद इन अ सेंटेंस ऑल्सो पॉज लेके समझाना है, दैट्स ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। बट हर एक सेंटेंस के एंड में यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या मतलब है सेंटेंस का, एंड देन Mm. और हाउ इट कनेक्ट्स टू द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। Okay. Okay. Over the course of the 20th century, humans built, on average, one large dam a day. Okay. Over the course of 20th century, humans, on an average, they built one large dam. एक डैम उन्होंने बनाया per day on an average. These were hulking structures of steel. मतलब those were big structures of steel and steel and concrete designed to control flooding, facilitate irrigation, and generate electricity. So those were their key purposes. They used to control flooding, facilitate irrigation, and generate electricity. Yeah. ठीक है, सही है। तो बेसिकली हम 100 साल की बात कर रहे हैं, ओवर द कोर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, Yeah. फ्रॉम 1900, Yeah. basically 1901 to 2000 something, Yeah. right? So Right. uh, तो उसमें humans built on average one large dam a day, so it is तो मतलब बेसिकली एक साल में 365 large dams. Yeah. It is not that 365 dams, it is Mhm. 365 large dams in a year. Right. So there could be other smaller dams which could also be built. Right. And then the description is given ki dam kya hai, hulking structure. So hulk, right? It's big Big structures. Yeah. steel and concrete. And as Mehul said, ये 3 पर्पसेस हैं: फ्लडिंग को कंट्रोल करना, इरिगेशन में हेल्प करना, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, गो अहेड। Yeah. Dams were also they were also lucrative contracts. They were at attractive contracts. They were also large scale employees. मतलब they used to employ large number of people, and the physical instantiation of messianic drive. So they were sort of a physical example for messianic drive to conquer territories and control nature. They were sort of a physical example that humans have that sort of a savior nature, that they ought to control territories and they conquer territories and मतलब अगर वो control और conquer नहीं करेंगे, nature would sort of do that. So they sort of I नेचर sort of assumed कि अच्छा। उनका उनका ऐसा एक दे सॉर्ट ऑफ उन्होंने ऐसा किया कि दे आर पोजिंग एज अ सेवियर, कि हमने ये करा है तो इससे देखो, नोबडी इज पोजिंग एज अ सीनियर सेवियर। तो अभी आप देखो, हम यहाँ पे ऑथर खुद डिस्क्राइब कर रहा है। हम्म। ऑथर ये नहीं बोल रहा कि ह्यूमंस जो बनाने वाले हैं वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को। दिस इज द ऑथर्स पोर्ट्रेयल ऑफ humans who are building dams. This is not how humans are presenting themselves. ओके।
राइट, जैसे आप कह रहे हो ना कि ह्यूमंस अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो सेवियर्स, नहीं नहीं, ह्यूमंस नहीं कह रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से वो, अगर मैं आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम्म, तो हम्म, ऑर्डर के हिसाब से वो सेवियर्स हैं ओके। बनाने। हम्म, बट savior to then conquer is not a word that aligns with the savior, हम्म, right? राइट। हम्म, तो वो दिक्कत है आपके एक्सप्लेनेशन में। और कंट्रोल इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड। एक्चुअली अगर सेवियर की तरह उसको प्रेजेंट करना होता तो प्रोटेक्ट टेरिटरीज लिखता, उसमें भी तुम कॉन्कर कर रहे होते, बट मैं कंट्रोल, मतलब मैं प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बचा रहा हूँ, राइट? जस्ट द वे यू डिस्क्राइब इट, कुड बी या, डूइंग सेम एक्शन इन बोथ द केसेस, बट एक कोई कह रहा है तुम कॉन्कर कर रहा है, दूसरा कहना है हम तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऑदर सच्ची में इसको सेवियर मान रहा होता तो ही वुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड कॉन्कर और इवन परहैप्स कंट्रोल। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट लिखते थे। हाँ, प्रोटेक्ट लिखता, हम्म, कंट्रोल भी ना लिखता। आई वुड से कि चैनल नेचर और यूज इट हम्म, इन अ, राइट, और समथिंग more more friendly, more हम्म, aligned with the savior nature. या, Right now, हम्म, conquer and control are like कि राइट, ये तो सेवियर नहीं है, तो रूल करने आए हैं। हम्म। तो मेसियानिक की बेसिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो, मुझे पता है मेसियानिक का आपने सेवियर कहाँ से, मतलब आपने, आपको तो पता वो मेसिया जब मैं पढ़ रहा था तो सॉर्ट ऑफ उससे उससे आया। या, है? राइट, तो मसीहा से आ रहा है मेसियानिक, सो या, आई एम नॉट श्योर मेसियानिक, मेसियानिक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। um, I मुझे didn't, एक yeah, मेसियानिक तो मुझे पता नहीं, तो हाँ, तो इट्स कमिंग फ्रॉम मसीहा, राइट? yeah, मसीहा ऑफ कोर्स सेवियर्स के लिए यूज होता है, बट इट्स ऑल्सो यूज इन अ वे गॉडली। हम्म, तो यू आर एक्टिंग एज अ गॉड, हम्म, ओके, तो देन तो तुम ऑल पावरफुल एक्ट करना चाह रहे हो नेचर के ऊपर, तुम भैया तुम भगवान हो यहाँ पे। So that's the way it is presented here. Messianic ओके। drive. तुम भाई गॉडली ड्राइव है तुम्हारे अंदर, सब कुछ मेरे अंदर चलेगा। That means sort of conveying that humans are supreme, हाँ, sort of. Okay. हाँ, दे Mm, दे कंसिडर देमसेल्व्स, मतलब हाँ, mm, कि जो उनके जो, अब देखो ना ऑदर के हिसाब से mm, ये डिस्क्रिप्शन है कि ऑदर डिस्क्राइब कर रहा है जो लोग, ह्यूमैनिटी जो है वो जो डैम्स बिल्ड कर रही है उसको डिस्क्राइब, इवन तो ऑफ कोर्स वो भी ह्यूमैनिटी का पार्ट है, बट right. एक तरह से इस तरह से पोर्ट्रेयल है कि मैं, और Mm, जो ह्यूमैनिटी एक डैम्स को बना रही है उसको मैं पोर्ट्रे करूँगा, देखो इनमें मेसियानिक ड्राइव है, ड्राइव है टू ओवर पावर एवरीथिंग, टू yeah. बी लाइक गॉड, Mm, राइट? yeah. Yeah. या तो यहाँ से जो वर्डिंग्स हैं क्लियरली वो मेसियानिक, कॉन्कर, कंट्रोल, बता Mm, रही है कि ऑदर का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ऑफ दिस, तो इट लुक्स लाइक कि the other things कि ये सब we are trying to control nature, so it's not a very positive portrayal of that. mm, ऑन द contrary, अभी तक जो बातें आ रही थी बड़ी नॉर्मल सी बातें थी और पॉजिटिव ही थी लार्जली, कि जो उसके पर्पसेस हैं, कंट्रोल फ्लडिंग, इरिगेशन, mm, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन वो लिखते डैम्स वर ऑल्सो ऑल्सो mm. लुक्रेटिव। तो ये ऑल्सो किसके साथ जा रहा है? जो पहले तीन, Positive connotation. पहले तीन Yeah. यूज थे, कंट्रोल फ्लडिंग, प्रेसिपिटेट और Mm, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, तो मतलब mm, लोगों को पैसे भी मिलते थे उससे, yeah. लार्ज एम्प्लॉयर थे, बहुत लोगों की जॉब्स भी लगती थी। और एकदम से लास्ट में वो चला गया एंड द फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ, तो इट्स वेरी Mm. एक ही गो में वो Negative or positive. क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी जब पढ़ रहा हूँ तो, Mm, एंड ऑल्सो इट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी कमर्शियल थिंग। mm, ये तो वैसे भी कमर्शियली, पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयर्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग बाय द वे, इन टोन। अगर मैं लुक्रेटिव को पूरा वो मानूंगा, पूरा कमर्शियली तुम सोच रहे हो कि भैया बस डैम बनाओ क्योंकि पैसे इतने हैं इसमें, mm, but large scale employers is largely a positive thing. But then the physical instantiation is coming from instance example, as you said, mm, the physical example of this drive.
this godly drive to conquer things. So it's a physical manifestation of that, to conquer territories and control nature. So, so given these words, these are author's words. This is how the author is describing. So we get to know the author's view on the construction of dams. Mm. Yeah. Makes sense now. Okay. Some of the results of that drive, that messianic drive, that godly drive, were charismatic mega infrastructure. Very charismatic, beautiful, or that holds very Yeah. charisma in them. Very. They were very mega structures, like author gives an example, the Hoover on the Colorado River or the Aswan on the Nile. Some of the results of that drive were these charismatic mega infrastructure, but most of the tens of thousands of dams that dot the Earth's landscape have drawn little attention. So, author is saying some of the results were these big structures of that drive, but ऐसा नहीं है those were the only examples of that godly drive. वो छोटे छोटे जो वो dams, tens of thousand dams बना रहे हैं, those were also the example of their godly drive. But just that they've drawn little attention. तो बट क्यों लगाया आप इसमें? Sort of कि it's not like कि वो जो drive थी वो खाली बड़े ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वेरी बिग डैम्स बनाने का था. इट्स ऑल्सो अबाउट वो छोटे डैम्स भी उस ड्राइव में आते थे कि नॉट जस्ट द बिग थिंग, वो स्मॉल थिंग्स भी उस ड्राइव का पार्ट था. दे वांटेड टू कंट्रोल सॉर्ट ऑफ नेचर एंड टेरिटरी ऑन, खाली ये दिखा के नहीं, बड़े चीजों को ही बना के नहीं, इवन दो स्मॉल थिंग्स वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट ड्राइव. नहीं, वो तो आप पूरा इस तरह से कन्वे कर रहे हो कि ये दोनों ड्राइव को ही कन्वे कर रहा है. हम्म. मतलब आई दैट्स नॉट, आई थिंक दैट्स नॉट माय एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ इट. मतलब उसमें उसमें ऐसा लिखा है, इट वाज अ मिसियांग वेरी रिली, उसमें टू पोर्ट्रे देम एज सुप्रीम. तो ऐसा नहीं था कि वो जस्ट इट फोकस्ड इन ऑल खाली बड़े और मेगा स्ट्रक्चर्स पे. वो ड्राइव इट आल्सो इनकम्पास दी स्मॉल स्मॉल डैम्स एज वेल. तो इट sort of giving a connotation कि it was such a मतलब wide scale of their drive. It was not just limited to those big structures, वो छोटे structures में भी. जो आप जो रीडिंग ले रहे हो सेंटेंस की, वो एक रीडिंग, वो एक, आई डोंट थिंक वो इस सेंटेंस से वो मतलब निकल सकता. वो अपने आप में एक वैलिड आइडिया है कि वो हो सकता था, वो भी, हम्म. बट आई डोंट थिंक ये सेंटेंस वो कन्वे कर रहा है. Okay. मतलब ऑफ कोर्स आसपास की बातें ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली ऑफ हो, बट एग्जैक्टली जो वो कन्वे कर रहा है, आई डोंट थिंक कि वो यही कह रहा है जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको. या आयुष. तो कैन आई ट्राई? या. तो इसमें बेसिकली ऑथर कह रहा है कि वो जो मेसियानिक ड्राइव थी उसके सम ऑफ द रिजल्ट वाज करिज्मेटिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर. सो करिज्मेटिक का मतलब होता है वन विच ड्रॉज अ लॉट ऑफ अटेंशन. तो पहले वो करिज्मेटिक यूज करके बता रहे कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर थे, फिर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कह रहा है बट मोस्ट ऑफ सम, पहले उसने सम यूज किया कि सम ऑफ रिजल्ट, कुछ तो बहुत करिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स, मेगा स्ट्रक्चर्स जो कि फेमस हैं, जो कि लोग जानते हैं, बट ऐसे भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डैम्स हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम ड्राइव, बट उन्होंने बहुत ही कम अटेंशन ड्रॉ करी है. That's why little attention as compared to those charismatic structures. हम्म. हाँ, तो एग्जैक्ट जो कंट्रास्ट है वो ये है कि कुछ ने तो बहुत अटेंशन पाई है, बट लार्जली जो मोस्ट ऑफ द डैम्स बने हैं
वो उनको कम ही अटेंशन मिली है। तो इट्स नॉट ट्राइंग टू से कि देखो सिर्फ, मतलब जो आई थिंक मेहुल वाज ट्राइंग टू कन्वे, व्हिच आई एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज, कि वो कह रहा था कि बड़े ही नहीं, छोटों से भी वो ड्राइव दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल। आई डोंट नो, मतलब दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग essentially द कंट्रास्ट। हाँ, तो आई थिंक मेहुल वाज सेइंग कि कंट्रास्ट इज कि सिर्फ बड़ों के थ्रू ही वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, छोटों के थ्रू भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट द कंट्रास्ट दैट वी आर सेइंग। कंट्रास्ट इज कि वो जो उस ड्राइव का जो रिजल्ट है, ड्राइव क्या है मतलब, वो जो बना रहे हैं डैम्स, मेसियानिक ड्राइव, उसका जो रिजल्ट है, तो उसमें से कुछ ने, जो उसके जो रिजल्ट हैं मतलब डैम्स हैं, कुछ ने तो बहुत पॉपुलैरिटी मिली है उनको, करिज्मेटिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम को बहुत ही कम अटेंशन मिली है। तो द कंट्रास्ट इज बिटवीन अ फ्यू विच हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन and many which have not gotten much attention. Okay. That right? That's how the sentence is written. If you Mm-hmm. look at the main sentence, yeah, main sentence ना कि some were mega charismatic mega infrastructure, but most have drawn little attention. Main subject verb तो ये है यहाँ पे, Yeah. right? Mm. तो वो it's about contrast is between कितनी पॉपुलैरिटी है। कुछ को बहुत ज्यादा मिली है, बट लार्जली मोस्ट को बहुत कम मिली। Okay. Mm. या Yeah. Mm. Okay. या गुड। These are the smaller, uh, though not inconsequential, barriers that today impede the flow of water on nearly two-thirds of the world's large waterways. मतलब it's talking about these small tens of thousands of dams. So these are smaller, but these are not inconsequential. उनका significance है कुछ. And these dams, they today stop the flow of water on nearly two-thirds of world's large waterways, मतलब जो lakes और rivers हैं. So these tens of thousands of dams are built on those two-thirds of the world's large waterways. या Yeah. या स्मॉल हैं बट इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। दे Yeah. आल्सो हैव दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, दे आल्सो हैव इंपॉर्टेंस। Right. Chances are what your map calls a lake is actually a reservoir, and that thin blue line that emerges from it once flowed very differently. So there are chances that जो हमारा what our map today shows, it's a lake, it's a reservoir, it's a sort of a man-made thingy that और उससे जो ब्लू लाइन, उससे जो सॉर्ट ऑफ रिवर्स या छोटी चीजें निकल रही हैं, इट वंस फ्लोड वेरी डिफरेंटली. तो अभी जो है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर, अर्लियर मींस जो डैम नहीं बना था उस पे. या या राइट। तो ओवरऑल फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? इट्स सॉर्ट ऑफ टेलिंग अबाउट कि डैम्स का क्या पर्पस है, एंड सॉर्ट ऑफ गिविंग इट्स सॉर्ट ऑफ जस्ट टेलिंग अस अबाउट कि उनका सॉर्ट ऑफ जस्ट टेलिंग अबाउट डैम्स की उनका क्या, बड़े डैम्स मतलब जो हमारी ड्राइव थी ह्यूमंस की, जिन्होंने जो हमने डैम्स बनाए, इट इनकम्पास्ड एवरी, मतलब स्मॉल डैम्स एंड लार्ज डैम्स, और दो कुछ कुछ को टेंशन मिला, कुछ को नहीं मिला. एंड इट सॉर्ट ऑफ चेंज द जियोग्राफी ऑल्सो ऑफ द waters in the earth. या Yeah. या ठीक है, सही है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ? ठीक है, तो सेकंड पे चलते हैं। एनी volunteers for the second? You can raise your hand.
आयुष। अम, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली उसने बताया क्यों डैम्स, ऑथर टोल्ड अस अबाउट कि क्यों डैम्स बनाए हैं उन्होंने, और मोस्टली उसने अभी तक पॉजिटिव ही चीज़ों की बात करी है। ऑल्दो उसने ये बात करी ज्योग्राफी चेंज करता है, बट वो और नेगेटिव थोड़ा सा था मेसी हमारे नेचर ह्यूमन ड्राइव के बारे में था। बट अभी ज़्यादातर इट वाज ऑल कि पॉजिटिवली क्यों बना है डैम और क्या है छोटे बड़े डैम्स। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ इज डैमिंग अ रिवर, मतलब एक रिवर पे डैम बनाना इज ऑलवेज अ पार्टिजन एक्ट। ऑथर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम करेगी हमेशा एक ये पार्टिजन एक्ट है। नाउ व्हेन रीडिंग आई डिड नॉट नो अबाउट, वरा हैज अ क्वेश्चन आई थिंक। रुकूं या आगे बढ़? नहीं 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 नहीं, मतलब you need not have stopped, you correct. ठीक। I would have stopped you in any, yeah Bara. हाँ, यू शुड हैव स्टॉप्ड, बाद में पूछ लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा ओके um, सॉरी। अभी बोलूं कि रुक जाऊं? नहीं नहीं, go ahead. अच्छा सर, आई वाज लिसनिंग टू मेहुल्स आंसर। पहले वाले पैराग्राफ में खुद भी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ फर्स्ट पैराग्राफ में। व्हाट इज द मेन पॉइंट? लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑथर है वो ड्राइव पे ज्यादा फोकस कर रहा है। उसने ड्राइव वाला पॉइंट लाया कॉन्ट्रडिक्शन देने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन थी सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइव वर ब्ला 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 ब्ला। तो उसका फोकस ड्राइव पे ज्यादा है या फिर डैम के यूज पर ज्यादा है, अगर मैं मेन पॉइंट निकालूं फर्स्ट पैराग्राफ? पता नहीं, मेरे लिए इतना बोलना बहुत मुश्किल है कि ड्राइव पे फोकस है, क्योंकि उसने एक सेंटेंस में ड्राइव बोला, सेकंड सेंटेंस में, फिर थर्ड में उसको रिजल्ट रिजल्ट पे चला गया उस ड्राइव की, फिर आगे उसमें से किसी छोटे डैम्स की बात करने लग गया। तो ऐसा कुछ सेंट्रल पॉइंट जिसकी एक चीज के आसपास सारी चीजें घूमती है, ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, ओके। या ओके, वी डोंट हैव अ क्वेश्चन हियर, मतलब अगर क्वेश्चन होता तो मे बी ऑप्शंस को हम लोग एवेल्युएट करके वो पता कर पाते। हर चीज का नहीं होता एक मेन पॉइंट। जरूरी थोड़ा ना कि हर एक पैराग्राफ, हर एक पैसेज का एक मेन पॉइंट निकालोगे, जिसमें कई बार ये होता है दो तीन चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग हम्म चीज के बारे में बात करता है, फिर दूसरी चीज, फिर स्मॉल डैम्स के बारे में दो सेंटेंस लगा दिए उसने। हम्म। तो हर मतलब काफियों का होता है मेन पॉइंट, डजंट मीन कि हर का है। कई बार इन्फॉर्मेशन दी होती है बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे अब आपको डैम्स के बारे में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसमें राइट सर। ये बोल सकते हैं कि हम्म, डैम्स के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बता रहा हो। ठीक है सर। ओके, आई वाज जस्ट गेटिंग कंफ्यूज, मुझे लग रहा था मैं ही नहीं निकाल पा रही हूँ मेन पॉइंट इसका। नहीं होता ठीक है सर, ओके ओके, अंडरस्टूड। या ओके। तो डैमिंग अ रिवर इज ऑलवेज अ पार्टिजन एक्ट। अब वाइल्ड स्टडिंग रीडिंग द पैराग्राफ मुझे पार्टिजन का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता था, बट बिकॉज पार्टिजन इज समथिंग बिलोंगिंग टू पार्ट, तो एक दिमाग में मेरे ये था कि समथिंग विच माइट नॉट बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, तो ऐसा कुछ था। आई लुकड अप द मीनिंग, वही सिमिलर सा मीनिंग है कि कुछ के लिए बेनिफिशियल है, जनरल जनता के लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, तो या वैसा था। इज बट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ पार्टिजन एक्ट, मतलब वो कह रहा है कि भाई हमेशा कुछ के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ के लिए नहीं। तो अब कुछ इस टाइप से आगे शायद होगी बात। राइट। इवन व्हेन एक्सप्लिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स वर मेट। तो अब ये कह रहा है, ऊपर उसने बात करी है कि ये फायदे थे ऑथर ने, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिफिकेशन, तीन मेजर फायदे बताए थे। अब नाउ ऑथर इज सेइंग इवन व्हेन, हालांकि जबकि ये सारे गोल्स मेट हो रहे हैं, ये सारे मेजर गोल्स मेट हो रहे हैं, other consequences were significant and often deleterious. I don't know the exact pronunciation and meaning, but वो एक नेगेटिव deleterious, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जा रहा है कॉनोटेशन में कि, और वैसे भी वो कह रहा है कि इवन दो ये मेट हो रहे थे, बट अदर कॉन्सिक्वेंसेज वर सिग्निफिकेंट, जो बाकी के कॉन्सिक्वेंसेज थे वो सिग्निफिकेंट थे। अभी वो ऐसा लग रहा है इट इज मेकिंग अ मतलब अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है उसके, कि अदर कॉन्सिक्वेंसेज वाज सिग्निफिकेंट एंड ऑफ्टन, मतलब ज्यादातर एंड ऑफ्टन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज नॉट इन अ गुड सॉर्ट ऑफ एन पॉजिटिव वे। तो ये इसका मतलब जो ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। या तो मतलब वही पहले से भी हाँ रिलेटेड है, कह रहा था राइट। पार्टिजन है। तो जैसे आपने बोला कि मतलब कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, तो जब हाँ
विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर गोल जो फायदे हैं वो मीट हो भी, वो अचीव हो भी रहे हैं, बट फिर भी जो दूसरे उसके इम्पैक्ट हैं, एक तो इम्पैक्ट हो गया, ये सब हो गया इरिगेशन, ब्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिफिकेशन, बट जो दूसरे इम्पैक्ट हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो ये भी सिग्निफिकेंट है पर वो भी सिग्निफिकेंट है, पर वो ऑफन उसमें नुकसान भी है। हम्म या अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड रिवर कंट्रोल डिस्प्लेस मिलियंस ऑफ पीपल। अब ये जो पिछले सेंटेंस में उन्होंने ऑथर ने बात करी है अबाउट की अदर कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसमें से पहला कॉन्सिक्वेंसेस ही ब्रॉट अप, द ऑथर ब्रॉट अप, सॉरी, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में रिवर कंट्रोल इज बेसिकली डैमिंग डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब जो डिस्प्लेस किया लोगों को अपनी जगह से, मिलियंस ऑफ पीपल, थ्रेटनिंग लाइवलीहुड्स, उनकी लाइवलीहुड्स को थ्रेटन किया है। जब आप मूव कर रहे हो तो वहां पे उनका बसेरा जीवन सब कुछ है। एंड फूडवेज एंड कल्चर्स। अब फूडवेज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनके जो खान पीन का तरीका था, या इकोलॉजिकली जो वहाँ पे रिवर्स को जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे और भी स्पीशीज हो सकती हैं, एनिमल्स एंड ऑल, तो उनके जो फूडवेज हैं, और फिर उस जगह के कल्चर। तो ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो अदर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स, अदर कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी, तो ऑथर इज ट्राइंग टू ब्रिंग दोज अप नाउ कि भाई ये चीज़ें डैमिंग की वजह से ऑन नेगेटिव कॉनोटेशन ये सब चीज़ें हुई हैं इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल आ रहा है कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में डैम्स वर ऑफन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म। नाउ ऑथर इज सेइंग, ऑथर वही नेगेटिव कॉनोटेशंस को कंटिन्यू करते हुए ऑथर आगे कह रहे हैं कि इन यूएस, पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न यूएस, डैम्स ऑफन टाइम्स, मोस्टली इट वाज अ वे ऑफ colonialism. Dams construction of damming a river was a way of colonialism used to dispossess indigenous people. अब dispossess का मतलब शायद मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को या अपनी जगह से हटाना। दिस, आई थिंक dispossess मतलब it's an opposite of possess, हम्म but it's not about possessing indigenous people, it's about उनके पास कुछ है तो उससे डिस्पोजेस करना, राइट? ऐसा कुछ मतलब होगा इसका। राइट, अपनी तो जगह से मूव करना। मैं वही सोच रहा था कि अपनी जो उनके पास उनकी जगह थी उससे उनको हाँ, लेके मूव कर देना। हाँ, तो जिसको वो ऑलरेडी प्रोसेस करते हैं, राइट। अब उसको डिस्पोजेस करवाना। हाँ, तो डिप्राइव, उनकी पोजेशंस को डिप्राइव करना, राइट? तो वही डिस्पोजेस, तो इट्स कमिंग फ्रॉम डिस्पोजेस। राइट। तो हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म, राइट, मतलब शायद आपके लिए ऑब्वियस होगा, बट हाँ, कॉलोनियलिज्म, राइट, कमिंग फ्रॉम किसी की जगह एक्वायर कराना, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पे करा था, दैट्स कॉलोनियलिज्म। राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसकी डैम्स वर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो डैम्स वर यूज टू कॉलोनाइज बेसिकली, कि अगर आपको कोई चीज कॉलोनाइज करनी है तो वहाँ पे डैम्स बनाना शुरू कर दो, वो लोग अपने आप डिस्प्लेस करो वहाँ पे। अब जो इसमें लास्ट पॉइंट है, सब्सिडाइज सेटलर एग्रीकल्चर, इसमें ना मेरे को दो थॉट्स आए थे। सब्सिडाइज सेटलर एग्रीकल्चर, अब क्योंकि ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कॉलोनियलिज्म, लोगों को डिस्पोजेस करना है, तो अब सब्सिडाइज का मतलब एक तो ऐसा है कि सब्सिडाइज सेटलर एग्रीकल्चर मतलब उन्होंने वहाँ के लोगों को डिस्पोजेस कर दिया, मूव कर दिया, और फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ और नया किया और उसको सब्सिडाइज कर दिया। या फिर एक ये था कि वहां के लोगों की जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर था उसको सब्सिडाइज्ड वे में एक्वायर कर लिया, कि मतलब कौड़ियों के भाव, या हम बोलते हैं ना कुछ चीज को एक्वायर करना, बिकॉज जब उन्होंने लोगों को मूव कर दिया। तो मुझे ये दो थॉट्स आ रहे थे। अब क्या तो क्या क्या, मुझे कौन से दो थॉट्स थे पहले? सॉरी, कम हो गया। पहला यह था कि सब्सिडाइज सेटलर एग्रीकल्चर मतलब उन्होंने जब इंडिजिनियस लोगों को मूव कर दिया तो फिर वहां पर जो भी कुछ बचा उसमें उन्होंने शायद कुछ और सेटलर्स लेकर आए वो, और उनको सब्सिडाइज्ड वहां पे करके कुछ और उगाया या जो भी किया, कि अपने अपने पसंद की चीज़ें, अपने प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ें उन्होंने डेवलप करी, एग्रीकल्चर डेवलप किया, उसको सब्सिडाइज करा, कि लोगों को डिस्पोजेस करके वहाँ के इंडिजिनियस लोगों को और अपनी फायदे वाली चीज़ें लेकर आए, क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म का पार्ट हो सकता है। और दूसरा मेरे को एक थॉट था, सब्सिडाइज सेटलर एग्रीकल्चर मतलब जो ऑलरेडी सेटल्ड एग्रीकल्चर था और वहाँ पे जो लोगों का एग्रीकल्चर था उसको उन्होंने खरीद लिया बहुत सस्ती उसमें। नहीं नहीं, ये कहाँ से बातें आ गई सब्सिडाइज?
मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा सब्सिडाइज का मतलब एक ये भी तो होता है कि इस चीज को सब्सिडाइज रेट में खरीदना, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे। ये कहाँ से मतलब होता है सब्सिडाइज रेट में खरीदना, ये सब्सिडाइज करना? मतलब दोनों अलग अलग है, बट सब्सिडाइज उस वे में भी यूज होता है कई बार। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। किसी चीज को सब्सिडाइज करना है कि उसको सस्ते में बेचना, मतलब हाँ, कुछ हेल्प सस्ता करनी, बेचना। कि सस्ता हो जाए। सब्सिडाइज मतलब कि तुम खुद उसको सस्ते में खरीदना? नहीं, वो तो कुछ अलग ही सिस्टम हो गया। ओके। वो तो तुम नेचुरली से किसी चीज को सब्सिडाइज करोगे, वो सस्ती हो जाएगी, तो सबके लिए सस्ती है अब। बट आप तो कुछ और कह रहे हो कि उसको एक्वायर कर लिया, उसको हमने सस्ते में। दैट्स नॉट द मीनिंग दैट कैन बी कन्वेड यूजिंग सब्सिडाइज। तो ओके। सब्सिडाइज सेटल एग्रीकल्चर, सेटलर्स का क्या मतलब होता है? सेटलर्स का मतलब होता है जो आ रहे हैं, और क्या, जो सेटल होने आ रहे हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर कॉलोनाइजिंग। हम्म। तो बेसिकली अपने एग्रीकल्चर को उन्होंने डैम के थ्रू सब्सिडाइज करवा लिया, हम्म। और दूसरों को तो हटा ही दिया। ये बात हो रही राइट। ठीक है। है। या तो एंड एंड एज डैम्स slowed द फ्लो ऑफ वाटर। अब ये अगेन तो अभी वो नेगेटिव चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, ऑन अ नेगेटिव साइड की। पहले उन्होंने बताया ये किया, डिस्प्लेस कर दिया, फिर कॉलोनियलिज्म से कनेक्ट कर दिया, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न यूएस। अब वो थोड़े और शायद इन्वायरमेंटल उसकी तरफ आ रहे हैं। एंड एज डैम्स स्लोड द फ्लो ऑफ वाटर, अब ये बता रहे हैं कि क्योंकि डैम्स की वजह से फ्लो ऑफ वाटर स्लो हो गया, इनहिबिटेड द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसकी वजह से। नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ वही, एंड एज डैम्स स्लोड द फ्लो। हाँ, नहीं किसकी वजह से नहीं, तो वो कह रहा है कि डैम्स की वजह से ही स्लोड द फ्लो ऑफ वाटर इज वन ऑफ द थिंग्स। अगली चीज भी डैम्स की वजह से ही है, ऐसा नहीं है कि वाटर स्लो का ये रिजल्ट है, दिस इज नॉट द कॉज, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डैम्स। तो एंड एज डैम्स स्लोड द फ्लो ऑफ वाटर, वन थिंग, इनहिबिटेड द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट को रोक दिया, क्योंकि जब फ्लो रुक गया तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी रुक गया। एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एल्गे। अच्छा। नहीं नहीं, वो उसका कॉज नहीं है, मतलब हाँ। वाटर मूवमेंट का, वो स्लोड फ्लो ऑफ वाटर मूवमेंट का कॉज नहीं है, वो कॉज डैम का ही है, जो सेकंड बात भी वो बोल रहा है। क्योंकि हाँ। एंड द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एल्गे, वो भी डैम्स के बनने से ही टॉक्सिक एल्गे का बनना बढ़ा है। या एंड अदर पैरासाइट्स, दे या दे स्नब्ड आउट एंटायर रिवर इकोलॉजीज। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने पूरी रिवर, एंटायर रिवर की इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट। राइट। एंड देन दिस इज हाउ, मतलब वो सिमिलर नेगेटिव कॉनोटेशन में कनेक्टेड है ऊपर वाली बात से, कि भाई पहले उन्होंने जो जो बोला है अभी तक नेगेटिव सेंस में अबाउट द डैम्स। ठीक है। फिर बोला है कि अब जो उन्होंने अभी तक ये क्लेम किया है कि भाई इसकी वजह से हुआ है, तो अब वो ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे डिक्लाइनिंग फिश पॉपुलेशंस आर द मोस्ट एविडेंट इफेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी अब जो पिछले लाइन में उन्होंने ये बता अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ डैम्स के बारे में, उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करी है। तो ही इज नाउ सेइंग कि डिक्लाइनिंग फिश पॉपुलेशंस आर द मोस्ट एविडेंट इफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा दिखने एकदम दिख रही है ये चीज़, इज द मोस्ट एविडेंट इफेक्ट। बट डैम्स ऑल्सो थ्रेटन अ होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स। अब यहाँ पे ही इज ऑल्सो मेकिंग अ पॉइंट कि ये तो फिश वाला तो मोस्ट एविडेंट है, बट वो ऑल्सो थ्रेटन, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज, इट ऑल्सो हार्म्स होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स। अब ये होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स पे टाइम लगा 1 मिनट समझने में कि ये लॉट्स है और कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पर, क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स, लॉट्स को होस्ट हाँ। ऐसे ऐसे लिखा जाए। तो होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स एंड देन देयर इज अ हाइफन, बेसिकली इज ट्राइंग टू से होस्ट ऑफ अदर एनिमल्स फ्रॉम बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स टू फंगाई एंड प्लांट्स विद एक्सटिंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि ऑल्सो थ्रेटन दीज एनिमल्स विद एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन तक लेके जा सकता है ये डैम्स का जो इम्पैक्ट है ऑन दीज अदर एनिमल्स एज वेल। फिश पे तो दिख ही रहा है बहुत ज्यादा, बाकियों पे भी अंटिल एक्सटेंशन तक हो सकता है। बाकी भी शायद उतना क्लियरली विजिबल ना हो, बट बट हाँ, फैक्ट। राइट। या नाउ द ऑथर इज सेइंग एवरी मेजर डैम, एवरी मेजर डैम, सारे मेजर डैम सब,
मेजर डैम यहाँ पे स्मॉल बिग आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि किसकी बात कर रहा है, बट वो कह रहा है कि एवरी मेजर डैम बेसिकली देन इज ऑल्सो अ सेक्रीफाइस जोन। अब नाउ ही इज मेकिंग अ क्लेम कि भाई जो भी मेजर डैम बन रहे हैं वो अभी तक वो अच्छे की बात हुई थी फर्स्ट में, तो अब जब इन्होंने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं तो ही इज मेकिंग अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट काइंड ऑफ कि एवरी मेजर डैम इज ऑल्सो अ सेक्रीफाइस जोन, a place where lives, livelihoods and ways of lives are eliminated। क्योंकि उन्होंने ऊपर बता दिया कि भाई सेक्रीफाइस जोन कैसे है, कि जहाँ पे लाइव्स ऑब्वियसली एनिमल्स की हो या उनका लाइवलीहुड जा रहा है या लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वेज ऑफ लाइव्स आर एलिमिनेटेड सो दैट न्यू सॉर्ट्स ऑफ लैंडस्केप्स, सो दैट अब डैम के आने से जो भी नए लैंडस्केप्स बन रहे हैं, चाहे वो नई एग्रीकल्चर आ रही है या वो नए रिवर के फ्लोज चेंज हो रहे हैं, तो नए लैंडस्केप्स जो भी हो रहे हैं कैन सपोर्ट वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब ये कह रहे हैं कि भाई वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली इसलिए बिकॉज अभी तक चाहे जैसा भी एग्रीकल्चर हो रहा था जब तक नेचुरल रिवर फ्लो था, अब ये कह रहा है कि क्योंकि वहाँ पे आप रिजर्वायर में पानी जमा कर रहे हो तो इट सपोर्ट्स वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, जो कि मे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो या ना हो या कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड हो या जो भी हो, बट ही इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ पॉइंट कि वो रिजर्वायर्स के कलेक्ट होने से वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सपोर्ट है, चाहे वो इंडिजीनियसली होता हो या नहीं होता हो। Right. एंड सिटीज दैट स्प्राउट डाउनस्ट्रीम ऑफ न्यू रिजर्वायर्स। अब ये कह रहे हैं कि ऑल्सो क्योंकि अब डैम्स का एक मेजर पर्पज ये भी होता है ना कि सिटीज को सपोर्ट करना पानी के लिए, तो अब वो कह रहा है कि सिटीज दैट स्प्राउट डाउनस्ट्रीम ऑफ न्यू रिजर्वायर्स, जो न्यू रिजर्वायर्स के डाउनस्ट्रीम में सिटीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये डैम्स बन रहे हैं। Yeah. तो बेसिकली ऑथर इस पहले वाले में ऑथर ने थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट रखा था, ऑल्दो ही ब्रॉट दिस मेसिया एक हमारे माइंड मेसियानिक ड्राइव की बात करी थी विच वॉज नॉट पोर्ट्रेड इन अ गुड सेंस, बट देन ऐसा कुछ नहीं था अबाउट डैम्स विच वॉज वेरी नेगेटिव। एवरीथिंग वॉज कि ये जरूरी मतलब सॉर्ट ऑफ कि इस चीज़ों के लिए ज़रूरी है। But in the second paragraph, author started with always a partisan act, and then he sort of highlighted इंसानों के लिए कैसे खराब है डिस्प्लेसमेंट, जानवरों के लिए, इकोलॉजी के लिए, एंड देन ही इज मेकिंग अ वेरी सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कि अ सेक्रीफाइस जोन ही बोल दिया उसको, जहाँ पे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दो सॉर्ट ऑफ रीजंस उन्होंने दिए हैं कि सो दैट न्यू सॉर्ट्स ऑफ लैंडस्केप कैन सपोर्ट एक तो एग्रीकल्चर वाटर विच इज़ वाटर इंटेंसिव इन नेचर, एंड जो सिटीज के लिए नई सिटीज इन द डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर बन रहे हैं उसके लिए सपोर्ट करें। Yeah. ठीक है. Any questions, any doubts on the second paragraph? तो ये सेकंड पैराग्राफ बड़ा ही क्लियर एक मेन पॉइंट के आसपास घूम रहा है कि जो रिवर के नुक्स जो डैमिंग के नुकसान है कंसिस्टेंटली वो सेम की बातें आसपास घूम जा रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वरुण, would you like to? Varun? Yeah, sir, this one let Vara take. I'll take Okay, the next one. sure. Vara? ठीक है सर, मैंने पढ़ा नहीं है बट देखते हैं अभी। Yeah. Such sacrifices have been justified as offerings at the temples of modernity. Such sacrifices से ये it's the author is trying to refer to the negative effects that he has mentioned in the second paragraph. तो Yeah. उसको वो sacrifice ही बोल रहा है, sacrifice of livelihood, lives of animals, people in different ways. So sacrifices have been justified as offerings at the temples of modernity. Maybe he'll tell us what these temples of modernity are in the next line. Let's see. नहीं तो Just नहीं तो अभी तक कॉन्टेक्स्ट में डू वी हैव नो आइडिया अबाउट कि क्या टेम्पल्स ऑफ मॉडर्निटी से रेफर कर रहा हुआ है. hmm, uh, the modern studies maybe. The drive basically. ड्राइव से थोड़ा मैं ऐसे लिंक कर सकती हूँ कि the modern people having this drive to conquer and control will actually say that these sacrifices are basically not sacrifices but offerings maybe.
नहीं नहीं, वो तो लिखा ही है जस्टिफाइड एज ऑफरिंग्स। टेम्पल ऑफ मॉडर्निटी क्या है? टेम्पल, द न्यू कैपिटलिस्ट पीपल, जिनको फायदा मिल रहा है इससे। कैपिटलिस्ट लोगों को हम टेम्पल बोल रहे हैं? कैपिटलिज्म को सर, मतलब जो पूरी सोसाइटी या फिर पूरी कम्युनिटी है कैपिटलिस्ट की, वो क्या? उसको शायद टेम्पल की तरह वो रेफर कर रहा है। ओके ओके, या मैं ये जो डैम्स इन्होंने बनाए हैं, सॉर्ट ऑफ सिग्निफाइंग मॉडर्निटी, जो मेगा डैम्स, कैरिस्मेटिक डैम्स इन्होंने बनाए हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ गिविंग अ ट्रेड ऑफ कि हमें जो मॉडर्निटी के ऊपर हम जा रहे हैं उसके लिए हमें ये लाइवलीहुड और ये सब सैक्रिफाइस, ये ऑफरिंग देना पड़ेगा एज अ सैक्रिफाइस टू ग्रो दैट डैम्स, और टू उनको उनको बनाने के लिए सॉर्ट ऑफ कौन? इट्स अ ट्रेड ऑफ फॉर टेम्पल ऑफ मॉडर्निटी क्या है? वही डैम्स, वो जो हम बना रहे हैं। हाँ, तो डैम्स को वो टेम्पल ऑफ मॉडर्निटी कह रहा हाँ। है। राइट, तो वो कह रहा है कि ये तो जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो डैम्स के ही एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है, these are justified as offerings at the temple, कि इतना तो तुम्हें, जैसे राइट काली माता के वहाँ पे ऑफरिंग कितना काटे जाते हैं बकरे या जो भी है, these are like offerings at the temple, so offering at the dam, तो छोटा पार्ट है, इतनी तो ऑफरिंग देनी बनती है at this temple of modernity. बड़ा मेक सेंस? हाँ सर, आई वॉज वे ऑफ। समझ गए। हम्म। ठीक है। such sacrifices have been justified as offerings. हाँ Right, सर। it's kind of a very almost like an sarcastic tone here of हम्म your, हम्म राइट, कि हम्म temples of modernity बोल रहा है जस्टिफाइड एज ऑफरिंग्स, मतलब कोई भी जो जस्टिफाई कर रहा हो कभी भी एज एन ऑफरिंग तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हो उसको, टेम्पल भी नहीं बोल रहा होगा, राइट, बट व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग देन यू विल से अच्छा अच्छा तुम्हारे हिसाब से तो यार ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम, हम्म या justified by and for whom though? हाँ, so he's questioning these मतलब फर्स्ट लाइन में भी उसने बोला है that these sacrifices have been justified as offerings, बट उसने ये नहीं बताया कि कौन जस्टिफाई कर रहा है एग्जैक्टली। या या And now he's questioning that very same thing, is that justified by and for whom? So, over the course of the 20th century, rarely were the costs and benefits weighed thoughtfully and decided democratically. So, over the course of the 20th century, ऐसा बहुत कम हुआ है कि costs और benefits को weigh करा गया है, and what he means to say that it hasn't been given thought and it hasn't been decided democratically. The people or the public do not have a say in this. जैसे कि उनने ऊपर भी लिखा है, it is a partisan act. तो it most likely indicates कि ये थोड़ा political inclination भी मे बी रखता है, मे बी capitalist society की तरफ रखता है. It isn't democratic. The decisions to make these dams or develop these dams is not democratic. सबका वोट, सबका say नहीं है इसमें. या And it hasn't been given much thought, the costs versus the benefits. So, as Kader Asmal, chair of the landmark तो ऑल 2000. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस स्टेटमेंट कि जस्टिफाइड बाय होम, कि कौन जस्टिफाई कर रहा है, Hmm, राइट, इसके लिए hmm, जस्टिफाई कर रहा है, किसी ने आज hmm, तक कभी ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों के ऊपर, कॉस्ट hmm, बेनिफिट, hmm. राइट, तो उस तरह से बात आ रही है कि कौन जस्टिफाई कर रहा है ये चीज़ें, बात तो हुई नहीं आज तक, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कभी हुआ ही नहीं है 20th सेंचुरी में। Right, sir. या Should I go ahead? या ठीक है. As Kader Asmal, chair of the landmark 2000 World Commission on Dams, concluded, there have been precious few, if any, comprehensive, independent analyses
as to why dams came about, how dams perform over time, and whether we are getting a fair return from our $2 trillion investment. Hmm. Sir, my immediate question is कि ये जो ये KA, this person KA has concluded based on what? इसमें concluded word लिखा हुआ है. Yeah. Again, maybe ये sarcastic tone में ही जा रहा है दोबारा. That he concluded that there have been precious, very valuable, few if any. अगर थोड़े भी हैं, अगर हैं भी तो थोड़े हैं. Few comprehensive independent analysis. So he's claiming that this person is saying कि भले ही थोड़े हैं, अगर हैं तो थोड़े हैं, but independent comprehensive analysis हुई है इसके ऊपर कि why dams were actually built, how, and they have done analysis on how it will perform over time and whether it is giving us a good ROI, return on investment, of the $2 trillion investment that this World Commission on Dams has made in the development of all these dams over the 20th century. Okay. तो ये कह रहा है अब कि हो चुकी हैं हम्म ऐसी स्टडीज, कम हुई हैं बट हो चुकी हैं। तो हम्म क्यों कोट कर रहे हैं? didn't get you, sir. ऑथर इसको क्यों कोट कर रहा है? उसको hmm. Hmm. So, in the first two lines, he said कि who is justifying this and for whom. Yeah. So, in that very sarcastic tone, he's quoting this person कि इसने ऐसा ऐसा बोला. But maybe he'll question him in the next line, maybe going forward कि अब कहाँ हो भाई? उसको इसलिए कोट कर रहे हैं Hmm. आ, कि हम ये मतलब ताकि इसको अपोज कर पाए। Hmm. Hmm. तो उसने फिर एज क्यों लगाया शुरुआत में सेंटेंस के? As एज का क्या सिग्निफिकेंस है वहाँ पे? so maybe he wants to change his tone now. एज As this person said, in the next line, maybe he'll say that this is true or this happened. He's trying to change course now, maybe. एज अब एज कोर्स चेंज करने के लिए मतलब hmm, uh, okay. Such sacrifices are not justified by anybody. But नहीं लगा यहाँ पे, but मैं खुद लगा रही हूँ. But as this person said, हाँ तो this is बट not true. हाँ, हाँ तो but नहीं लगा है. हाँ बट नहीं है, सिर्फ एज है। Hmm. फिर नहीं पता सर, सिर्फ एज का क्या मतलब है यहाँ पे? और जो वो बंदा कह रहा है वो कह रहा है हम्म इफ एनी, हम्म उसका क्या सेंस है वहाँ पे? देन मे बी दिस पर्सन इज इन श्योर, मतलब वो डेफिनेटली क्लेम नहीं कर रहा है कि हुए ही हुए हैं. इफ एनी मतलब इट कैन बी जीरो एज वेल. तो जो बंदा डेफिनेटली क्लेम नहीं कर रहा हम उसको साइड करके उसको रिफ्यूट करेंगे हम। ये कह रहे हैं हम जो खुद ही डेफिनेट नहीं है हाँ, उसको। नहीं नहीं, यू वांट टू रिफ्यूट इट देन. हाँ ठीक है। या मेहुल सर वो अपना पुराना जो उसका लास्ट स्टेटमेंट, रेयरली वर द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट वेइड थॉटफुली, तो उसको उसको बताने के लिए कि देयर हैव बीन वेरी फ्यू प्रीशियस स्टडीज डन, जस्ट टू से कि बहुत रेयरली देयर वाज एनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डन। या तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट पिछली को सपोर्ट कर रही है। ही इज सपोर्टिंग हिज
स्टेटमेंट की एक्चुअली ये कभी भी रेयर ही इवैल्यूएशन हुआ है कॉस्ट बेनिफिट का। और जैसे एज ही सेड, तो उसको एक तरह से कोट कर रहा है टू मेक सपोर्ट हिज पॉइंट कि एज दिस पर्सन कंक्लूडेड कि देयर हैव बीन प्रीशियस फ्यू इफ एनी। तो फ्यू इन एनी केस इज नेगेटिव, हमेशा इसकी कॉनोटेशन इज नेगेटिव। तो आप कभी भी प्रेजेंस को एम्फोसाइज करने के लिए कभी भी फ्यू यूज नहीं होता है, हमेशा एब्सेंस की तरफ जाता है फ्यू। तो जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे कम फ्रेंड्स हैं, बट आपको हाईलाइट करना है कि नहीं तो कुछ तो हैं, चाहे कम ही सही, तो आप हमेशा ये बोलोगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू बोलोगे। अगर आप बोलते तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो फिर आपका कॉन्नोटेशन जा रहा है कि मेरे कम ही हैं ऑलमोस्ट। आप एब्सेंस को हाईलाइट कर रहे हो कि मुझे और चाहिए और होने चाहिए, कम है मेरे। तो कमी की तरफ, ना होने की तरफ आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी खा रहे हो तो उसमें बोलोगे दिस डिश हैज लिटिल सॉल्ट इन इट, कि आप हाईलाइट करना चाह रहे हो कि कम है इसमें नमक, कि जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर आप उल्टा ये बोल दो एक सब्जी खाने के बाद दिस डिश हैज अ लिटिल सॉल्ट इन इट, तो दूसरे का रिस्पॉन्स होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, सब्जी में नमक तो होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अ लिटिल पे चले गए हो तो यू आर ट्राइंग टू एम्फसाइज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट नॉट द एब्सेंस। तो द रिस्पॉन्स वुड बी कि ऑफ कोर्स सब्जी है, नमक तो होगा। और अगर आप केक खा रहे हो और उसमें नमक लग रहा है आपको, देन यू विल से दिस डिश, दिस केक और whatever हैज अ लिटिल सॉल्ट इन इट, क्योंकि आप प्रेजेंस को एम्फसाइज करना चाहते हो। अगर केक उठाओ और बोल दो दिस डिश हैज लिटिल सॉल्ट इन इट, तो फिर सामने वाला बोलेगा तो ऑफ कोर्स बात है, केक में सॉल्ट कौन डालता है, कम ही होगा या नहीं होगा एक्चुअली। तो सो दैट इज अ डिफरेंस। तो व्हेन इट सेज देयर हैव बीन प्रीशियस फ्यू, वो आपको ना होने पे एम्फसाइज कर रहा है कि ऐसी बहुत कम है या ऑलमोस्ट नहीं है। एम्फसाइज ना होने को किया जा रहा है, ना ना कि होने को। चाहे इफ एनी ना भी लगाता तब भी वो कॉनोटेशन उसकी एब्सेंस की तरफ ही रहती है। वो तो इफ एनी लगा के और एम्फसाइज हो गया वो। बट अगर वो ना भी लगाता तब भी उसकी एम्फोसिस इज ऑन द एब्सेंस। तो वही वो बंदा कह रहा है कि ऐसी बहुत ही कम ही कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंट एनालिसिस हुई है कि क्यों आए डैम्स, कैसे परफॉर्म करते हैं, और हमें फेयर रिटर्न मिल भी रहा है। तो उसको तो एज अ क्वेश्चन रेज कर रहा है कि हमें मिल भी रहा है। वो ये तो, अगर उसको अपोज करना होता तो वो बंदा बोल रहा होता कि मिल रहा है हमें तो फेयर रिटर्न, तब हम उसको सार्केस्टिकली बोलते हैं ना उसको कि ये देखो ये एक नया बंदा है जो कह रहा है कि हमें फेयर रिटर्न मिल रहा है। तो उसको अपोज करते हो जो बंदा खुद ही क्वेश्चन ही रेज कर रहा है, राइट? मेक सेंस? Yes, sir. Makes sense. तो इससे वो अपने आप को सपोर्ट करवा रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हो ही नहीं रखा है, या बहुत ही रेयर ही कभी हुआ है। तो या सर तो इस लाइन में एज लिखा हुआ है, अगर एज हटा दें वुड तभी इट वो मेक अ डिफरेंस? नहीं, तभी वो सपोर्ट ही करेगा, बात एसेंस सेम ही रहेगा। आज से वो थोड़ा और जैसे इट्स लाइक अ ट्रांजिशन वर्ड, जैसे कई बार लगाया, Continue. Yeah. ट्रांजिशन वर्ड से थोड़ा और हेल्पफुल हो जाता है। इट इट मेक्स द कॉन्टेक्स्ट इवन मोर क्लियर फॉर द रीडर कि हाँ। तो सिर्फ आपको सेंटेंस के मतलब से ही कनेक्शन नहीं मिल रहा, वो अलग से आपको वर्ड भी दे रहा है एज लगा के कि यही कनेक्शन है। ठीक अदरवाइज है। सेंटेंस के मतलब तो सेम ही रहेगा वो कनेक्शन उसका। ओके सर, ठीक Yeah. है। A quarter century later, Asmal's words ring ever truer. So he's again supporting, he brought forward this Yeah. example, and now he's supporting that his words are truer than ever. A Hmm. litany of dams built in the mid 20th century are approaching the end of their expected lives with worrying prospects for their durability. So, how are his words being truer than ever? Because litany, I don't know the exact meaning, but it most definitely signifies a collection of dams.
कलेक्शन के लिए ही एक वर्ड है. The collection of dams which were built in the mid 20th century are now approaching the end of their expected lives, and their durability is questionable now. जो prospects हैं उनकी durability के, वो अब worrying है to show that ये अब ज्यादा ड्यूरेबल नहीं चलने वाले हैं. जितनी उनकी expected life थी, वो maximum most of the cases में complete हो चुकी है. इससे ज्यादा वो ड्यूरेबल नहीं है. Right. And droughts magnified and multiplied by the effects of climate change. So droughts यहाँ पर magnified and multiplied by the effects of climate change, मतलब वो पहले से हो रहे हैं because of dams, but climate change की वजह से और बढ़ गए हैं. The effect has been magnified or multiplied. नहीं नहीं pic- ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया सर इसको. ऐसे नहीं, बिकॉज ऑफ डैम्स तो कहीं नहीं लिखा हुआ है. मतलब इतना ही लिखा हुआ है ड्राउट्स हो रहे हैं. हम्म. इसकी वजह से अगर आप पूरा जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो वो और क्लियर हो जाता है कि नॉर्मल जो ड्राउट्स हो रहे हैं उसकी वजह से दे हैव फोर्स्ड मोर एंड मोर डैम्स टू रन बिलो कैपेसिटी. तो कुछ तो ऑलरेडी एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच रहे हैं, और जो एंड ऑफ लाइफ पहुंच रहे हैं वो भी ड्राउट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मोर एंड मोर इंक्रीजिंग नंबर्स में दे आर रनिंग बिलो कैपेसिटी. सो below some capacity. them are just getting to zero, others are increasingly getting below their capacity because Right. of, it's not necessarily, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि droughts are happening because of dams. ठीक है. Yeah. Have forced more and more to run below capacity. ठीक है. If ever there were a time to rethink the mania for dams, it would be now. So he's the main point of the paragraph is that building this whole idea of building dams hasn't been thought through thoughtfully. कभी भी इसके costs and benefits को weigh नहीं करा गया, democratically decision नहीं लिया गया. Then he quoted an example to show the same thing, and then he's supporting it. So उसका main point यही है कि now would be a good time to think about it. पहले कभी नहीं सोचा गया, कभी पहले इसके benefits और costs को weigh नहीं करा गया. I think it is time that we need to think about it now because Why? उसके negative effects ज्यादा है. Because Why? No. because they are approaching the end of their expected lives, Yeah. and durability भी questionable है उनकी. हाँ कि उसी सेम ही तो है वो चीज़ कि हम्म. मतलब बेसिकली अब खत्म हो रहे हैं तो यहाँ तो उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, राइट, ऑलरेडी उसमें जाना पड़ेगा. तो इट्स नाउ द टाइम टू इवैल्यूएट कि इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है नहीं है. और इतने सारे बिलो कैपेसिटी रन कर रहे हैं कि उनको एनहांस करना नहीं, तो ये सब डिसीजन सब सोचने पड़ेंगे. तो उससे पहले तुम उन चीज़ों में जाओ, तो वाई डोंट यू रीवैल्यूएट, और वाई डोंट यू इवैल्यूएट एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट. या तो वही थर्ड पैराग्राफ भी एक तरह से ऑन अ नेगेटिव टोन है, राइट, कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हो ही नहीं रखा है, तुम बना ही जा रहे हो. और अब बिल्कुल सही टाइम है वो करने का, क्योंकि काफ़ी एंड ऑफ लाइफ पहुंच चुके हैं, ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं है, और काफ़ी और बिलो कैपेसिटी रन कर रहे हैं. तो अब इवैल्यूएट कर लो, राइट. क्या लास्ट पे चलते हैं. Yeah. Yep. Hi, can you hear me? Yeah. Okay. There is some evidence that a combination of opposition, alternative energy sources, and lack of viable projects has slowed down the construction of major dams. Right. So there is some evidence. Some means बहुत बहुत सारा भी नहीं. It's a very vague term. Some is definitely not most, but not one, more than one, few evidence here and there across the world that a combination of opposition, that means people opposing, and alternative energy sources. So whatever these sources are, it can be solar or anything, and a lack of viable projects has slowed down the construction of major dams. तो मतलब जो भी बड़े डैम बन रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गया है. इसका एविडेंस है. दैट्स व्हाट. सो देयर इज प्रूफ दैट इज हैपनिंग. Yeah. बट नाउ अगेन दिस स्टार्ट्स विद बट. इसमें एक है कि
in the past, that I mean, one thing that we can connect a part of this sentence to the previous paragraph is a Mm. combination of opposition, right? So initially, it says that nobody questioned it, right? So the author has hinted that nobody questioned it, but now Mm. there is opposition and there are new sources. So that, I think that is something that we can connect to the previous paragraph if required in the future. Mm. So yeah, that's what the sentence says. Ki, with evidence, construction of major dams across the world has slowed down. Yeah. Okay, going on, it starts with a but. But Yeah. wave of recent and ongoing construction, of recent and ongoing construction, मतलब जो recently चालू हुआ है और अभी चल रहा है, Mm. from India and China to Ethiopia and Canada, right? So there are this construction from India and China to Mm. Ethiopia and Canada. तो मतलब इंडिया और चाइना और इथियोपिया और कनाडा के बीच में कुछ और कंट्रीज भी है. So it's not just these four countries. I think maybe Yeah. there could be a few more countries. Continues to tilt the global balance firmly in the favor of water impoundment. So Mm. yeah, so that's what I mean. There is some kuch evidence hai. What the author is trying to say, that there is evidence of dams slowing down. However, the wave of recent and ongoing construction in China, India and China to Ethiopia and Canada, it continues to tilt the global balance firmly in the favor of water impoundment. मतलब even though there are some signs कि ये कम हो रहा है, but कुछ countries के वजह से the inclination is that water impoundment हो ही रहा है. That's where it's more inclined towards. In my notes, I have written that talks that dam construction is slowing down. However, construction in India, China, Ethiopia, and Canada continues to tilt global. So yeah, it's pretty much the same, I think. Yeah. So that's Yeah. what the author is trying to say, that भले ही कहीं कहीं पे कम हो रहा है, पर ओवरऑल इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वाटर, इन द फेवर ऑफ वाटर इम्पाउंडमेंट. मतलब डैम कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, तो इट्स Right. नेगेटिव इफेक्ट्स हो ही रहा है, एंड वॉट एवर ही इज मेंशन्ड, राइट? सो ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग. सो Right. दैट्स व्हाट दिस पैराग्राफ says. Yeah. Yeah. Yeah, Ayush. You're muted, Ayush. Sorry. It might not be that relevant from the passage perspective, but जब when Varun was sort of explaining opposition, combination of opposition, तो वरुण मेंशन कि ऊपर ये था कि कॉस्ट कोई भी अपोज नहीं कर रहा था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपोजिशन वाज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से कहीं पर भी था कि अपोजिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब लाइवलीहुड आप चेंज कर रहे हो, लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो अपोजिशन तो हो ही रहा होगा. बट ऑथर इज ओनली ट्राइंग टू मेक द पॉइंट कि अपोजिशन के साथ साथ अवेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज एंड अ लैक ऑफ वायबल प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ऊपर उन्होंने बताया ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, कॉस्ट में क्वेश्चन में आ रही हैं चीज़ें अबाउट, और फिर ड्रॉट्स की वजह से उनका रन रेट काफ़ी कम है, यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स आर स्लोइंग डाउन द कंस्ट्रक्शन. तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था, बिकॉज कॉस्ट एंड बेनिफिट खोना कोई ज़रूरी नहीं है अपोजिशन होने के लिए. अपोजिशन लोकल वाले तो वैसे भी करेंगे ना, अगर आप किसी का लाइवलीहुड आप इफ यू आर आप किसी से ले रहे हो उससे कुछ, तो अपोजिशन तो हो गई. Right. Right. I mean, it can be, we can say that colonialism में opposition होता भी था, तो it was not as democratic as it is now. So opposition might have happened, but the voice was not that much. Today, I think if we are talking, because the author says a quarter century later, that means he's talking about 2025 itself, right? So today, I think opposition has more voice and so on. So probably that also is one thing. Initially, like, because he said that they used to build colonies and to take control of people, that means that it used to happen seamlessly without no one opposing, or they didn't care probably. ओके, तो खैर मतलब बट द एविडेंस इज कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से स्लो होगी ये कंस्ट्रक्शन. सो Hmm. एविडेंस इज नॉट ऑफ अपोजिशन, द एविडेंस इज नॉट ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, द एविडेंस इज नॉट ऑफ लैक ऑफ वायबल प्रोजेक्ट्स. एविडेंस इज कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कंस्ट्रक्शन स्लो होगी, इसका एविडेंस है.
तो ये तीनों का एविडेंस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता हो मार्केट में, तो बात है कि एक्स वाई एंड जी हैव कॉज्ड ए, इसका एविडेंस है. द एविडेंस इज नॉट ऑफ एक्स और द एविडेंस इज नॉट ऑफ वाई और जी. द एविडेंस इज एक्स वाई एंड जी हैव कॉज्ड ए. तो ये शायद पहले ना हो रहा हो कि चाहे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बट दे मे नॉट हैव स्लोड द कंस्ट्रक्शन, बट नाउ देयर इज सम एविडेंस कि इन तीनों की वजह से स्लो हो रही है कंस्ट्रक्शन. ये एविडेंस है हमारे पास. बट फिर वही वो बट लगा के कॉन्ट्रास्ट देके फिर लास्ट में चला गया कि फॉर्मली अभी भी वाटर एम्पाउंडमेंट, वाटर को जो कैप्चर करने की जो प्रोसेस है, डैम बिल्डिंग है, चल रही है आराम से काफ़ी. ठीक है. तो यार तो मतलब ओवरऑल जो पैसेज है वो वही स्टार्ट करता है कि डैम से शुरुआत करता है कि 20th सेंचुरी में इतने डैम्स बन रहे हैं, उनके ये फ़ायदे हैं, एंड कुछ बड़े हैं काफ़ी छोटे हैं. फिर उसके बाद सीधे चले जाता है डैम्स के नुकसान पे कि इसके फ़ायदे हैं बट नुकसान भी है, लाइवलीहुड है, ये है वो है, इकोलॉजी है, और उसको जस्टिफाई किया जाता है. बट एक्चुअली कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ढंग से कभी किसी ने करा ही नहीं है. बट एक्चुअली अब टाइम है करने का. तो कुछ एविडेंस तो है कि शायद अब लोग रुक रहे हैं, बट लार्जली अभी भी काफ़ी पेस पे काम चल रहा है डैम बिल्डिंग का. तो ये पूरा पैसेज है. राइट. एनी क्वेश्चंस, डाउट्स है? ठीक है. सो क्वेश्चंस पे चलते हैं. थिंक ठीक है. So first is, which of the following sets of terms is closest to mapping the key arguments? कौन सी set of terms is closest to really about capturing the जो key argument हुए? तो mega infrastructure makes sense. Sacrifice zone, that also makes sense कि उसके कुछ downsides हैं. Worshipping modernity, water impoundment, मतलब हाँ, मतलब सारे वर्ड्स मेन आइडियाज के आसपास हैं. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सैक्रिफाइस जोन है, मॉडर्निटी को वर्शिप कर रहे हैं और उसको बनाए जा रहे हैं ढंग से. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हो रही, वर्शिप की तरह ही माने जा रहा है उसको एक्चुअली. कोई देख नहीं रहे फायदा भी है कुछ की नहीं. वाटर एम्पावरमेंट हो रहा है. तो दैट मेक सेंस. पार्टिजन एक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पार्टिजन एक्ट है, नुकसान होता है, थ्रेटन लाइवलीहुड, मतलब या, बट ये पार्टिजन एक्ट का ही पार्ट है, बट या threatens livelihood. Is it a main idea? I'm a little dicey, but that's fine. Toxic algae is not really anywhere close to the key argument of the passage. Quarter century is definitely not the key argument of the passage. So ये दोनों तो पक्का ही गलत है. तो this option is incorrect. Lucrative contracts, not really a main argument of the passage. Sacrifice zone is fine. Expected lives is not really a key argument of the passage. Global balance is also, I don't think, is a key argument. Physical instantiation, I would not call this as the key argument. The key argument would be a messianic drive होता तो वो key argument मान लेता, but
But physical instantiation सिर्फ बोल देना, physical manifestation is it a key argument? वो what nonsense would that be? Right? It's a very specific instantiation of the drive. So I don't think I would be fine with this. Partisan act is fine. Decided democratically is definitely not fine. Alternate energy is not a key argument. This is just one of the various factors which is leading to, there is some evidence कि उसकी वजह से slow हो रहा है, but ये कोई key argument का part नहीं है. तो A is the answer. ठीक है? Any questions, doubts in the first question? सर फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये जो वर्शिपिंग लिखा है ना, मतलब आई वॉज वेरी डाइसी अबाउट दिस, मतलब मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, बट मुझे इससे बहुत डाइसी लगा वर्शिपिंग मॉडर्न, बिकॉज वर्शिप करना तो नहीं लिखा है उसे, जस्टिफाई करना लिखा है बट नॉट वर्शिपिंग एग्जैक्टली. टेम्पल्स ऑफ मॉडर्निटी वर्ड यूज किया ना उसने. हम्म. टेम्पल में क्या करते हो? वर्शिप. बट ऑफरिंग्स सर मॉडर्निटी. मेन जो पूरा जो पैरा है उसका मेन पॉइंट तो यही है ना कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस नहीं करी गई एंड नाउ इज द टाइम टू थिंक अबाउट इट. राइट. बट इफ यू सी वो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है कि सेकंड हम्म. को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली इफ यू रिलेट बाकी पार्ट्स को, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हुआ ही नहीं है, तो उसको तो जस्टिफाई तुमने एज एन ऑफरिंग ही कर रखा है एक तरह से. अच्छा, राइट. हाँ, तो हम उसे वर्शिप करे जा रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे, हाँ मतलब नॉट कॉस्ट थिंकिंग अबाउट इट. बेनिफिट रहा है, वो तो तुम हम्म. ये करने में लगे हो, तो वो सब एक्चुअली तो इवैल्यूएशन ढंग से हो ही नहीं रहा है. हम्म. ठीक है. ओके सर. या ठीक है. The word instantiation, which is example, this physical instantiation, is used in the first paragraph. Which of the following pairs would be the best substitute for it in the context of the usage? So, as an example, manifestation, जो हमारी बात हुई थी. Durability, timeliness तो नहीं है. Concreteness by physical concreteness तो फिर भी शायद physical concreteness would be the strength, how strong it is, no? It is not about manifestation or as an example. Physical concrete example. हाँ, sorry. Concrete हाँ, बट एग्जाम्पल तो वर्ड लगाना पड़ेगा, कॉन्क्रीटनेस से रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, राइट? सिर्फ कॉन्क्रीट नहीं, ये नहीं बोल सकते ना, फिजिकल कॉन्क्रीटनेस ऑफ अ ड्राइव. तो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन भी इंस्टेंशिएशन के लिए सही नहीं है. वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डेवलपमेंट ऑफ डैम्स आर फाइन टर्म्स, but it's not really conveying the meaning conveyed by instantiation. Exemplification and manifestation are the right terms. Any questions, doubts here? I have one doubt on not on the second question, but first question में in option C it says global balance, right? So just want to confirm that global balance could be correct, right? Because the author says that the global balance is tilted in the direction of water impoundment. So that also could have been, I mean, just that part. तो ग्लोबल, देखो वो तो फिर वही हो गया ना, कोई टर्म तो यूज करी है उसने, तो ऐसे तो हम्म. मतलब फॉर एग्जांपल यूज तो फिजिकल इंस्टेंशिएशन भी हुआ है, हाँ और हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत ही सही जगह पे यूज हुआ है, पर फिजिकल इंस्टेंशिएशन इज नॉट समथिंग दैट डिपिक्ट्स द की आर्गुमेंट. वो तो हम Right. बोल रहे हैं,
बट अगर आप बोलो कि बेसिकली यू हैव टू से द बेसिकली मेसियानिक ड्राइव वुड हैव बीन अ की आर्गुमेंट, कि इसको हम की आर्गुमेंट बोल मतलब राइट, कि वी आर कॉलिंग एट अ ड्राइव, की जो द डिस्क्रिप्शन इज की कॉल्ड लीड ड्राइव, कि तुम पावर करना चाहते हो। बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, मतलब वो अपने आप में तो बड़े ही इररिलेवेंट, मतलब राइट, उसका पूरा रेलेवेंस जैसे अब, जैसे मेहुल कह रहा था कि हाँ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बट एग्जाम्पल के बिना कॉन्क्रीट का कोई सेंस नहीं रहेगा ना वहाँ पे। हम्म। कोई बात है, फिजिकल इंस्टेंशिएशन किसका, मतलब वो हुआ ही नहीं और तुम बोल रहे हो वही की आर्गुमेंट को मैप कर रहा है, नहीं। Right. Should talk what the passage is saying. Right. कन्वे तो हो ना उसमें, जैसे मेसियानिक ड्राइव तो अपने आप में गॉडली ड्राइव है, कि तुम हाँ दैट्स हाउ यू वर डिस्क्राइबिंग इट, Hmm. राइट। अब Yeah. इसको पूरा ले लेते हैं, फिजिकल इंस्टेंशिएशन ऑफ मेसियानिक ड्राइव, तो है तो ये पूरा पूरा ये चीज डैम के बारे में कह रहा है कि डैम्स आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेसियानिक ड्राइव। और इसमें जो हम डैम के बारे में जो की चीज बोल रहे हैं वो, वी आर कॉलिंग इट अ मेसियानिक ड्राइव, इट्स Hmm. मैनिफेस्टेशन। वो तो ऑफ कोर्स ही बात है कि डैम फिजिकल चीज है, Right. Right. तो Right. थोड़ी ना था, Hmm. वो बात है। तो वैसे ही राइट, ग्लोबल बैलेंस नहीं, वो तो वर्ड आ रहा है वहां पे, बट एसेंशली तो मैं कह रहे हैं कि हाँ अभी भी ग्लोबली ये चीजें कंस्ट्रक्शन पूरी चल रही है, तो ग्लोबल बैलेंस अपने आप में कोई की आर्गुमेंट का कोई डिपिक्ट नहीं कर पा रहा। Hmm. Okay. Makes sense. ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन लिखा होता या समथिंग लाइक दैट, तो वो एक्चुअली की आर्गुमेंट का पार्ट हो जाता है, कि पूरा लास्ट का पैराग्राफ ये इवेंचुअली कहना चाह रहा है कि चल रहा है भाई अभी भी फुला, Hmm. राइट। Okay. Understood. All of the following statements may be considered valid inferences from the passage. So basically, we are looking for a statement that is not a valid inference. तो तीन inferences होंगे, एक नहीं होगा। Processes of colonization have used dam building. तो ये तो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था? कॉलोनाइजेशन के बारे में स्पेसिफिक Right. लिखा हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये dispossess indigenous people to vacate their territories। तो ये तो इन्फ्लुएंस है। स्मॉलर दो नॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल डैम्स आर सेफर, सेफर तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो सही है। Despite increasing evidence of opposition as well as alternatives to them, they continue to be built, जो कि लास्ट पैराग्राफ कह रहा है। Dam building has proved to be an extremely costly enterprise that it's saying may not be, which is fine. It's not saying that is not justifiable. That is not justifiable कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑथर ने कहीं क्लियर स्टांस नहीं लाया कि जस्टिफाइड तो है ही नहीं बिल्कुल ये। May not be justifiable is fine, ठीक है। Any questions, doubts है? Extremely costly उसने लिखा हुआ है, $2 trillion इन्वेस्टमेंट है, आर वी गेटिंग अ फेयर रिटर्न एंड ऑल दैट, ठीक है। What does the author wish to communicate by referring to? Over यहाँ पे है ना? Just one, very clear on this answer. I think you and I'm aligned. Second, third wale pe. But just one question, really silly one. But we are assuming here that $2 trillion is extremely costly enterprise. But isn't that subjective sometimes, or it's just general कि 2 trillion बोला है तो expensive है ही मतलब. Can someone argue that it can be subjective? Like for example, $1 billion, it can be expensive, subjective to what you're trying to do, right? मतलब यू आर राइट इन अ वे कि एक अमाउंट सब्जेक्टिव तो रहेगा ही हमेशा, बट जैसे आप खुद ही एग्जांपल 1 बिलियन पे चले गए हो, तो यू सी द एक्सटेंट, कि आप एकदम 1000 टाइम्स नीचे जाके मुझे आर्ग्यू कर रहे हो कि इसको कोई कॉस्टली मान भी सकता है, कोई कॉस्टली नहीं भी मानेगा। Hmm. और हम ट्रिलियन पे जाते हैं फिर
उसको भी कोई कॉस्टली मान सकता है और कोई कॉस्टली नहीं मानेगा, ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है बहुत ही, राइट, आजकल के हिसाब से। ऑफ कोर्स वो Yeah. आज का कॉन्टेक्स्ट शेट आ जाता हूँ, आज से 100 साल बाद की बात करता हूँ, तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर वैसा नहीं होगा फ्रीजिंग। यू आर राइट कि वो सब्जेक्टिविटी वो मान के चल रहा है, बट वो हम्म ट्रिलियन डॉलर्स में बात कर रहा है, तो वो लार्जली जस्टिफाइड है वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एब्सोल्युटली वो गॉड गिवन है कि, या फिर डिक्शनरी डेफिनेशन है ट्रिलियन डॉलर की लार्ज एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है, बट हाँ हम्म मतलब सेंसिकली इट्स वेरी इजीली जस्टिफाइड बिकॉज इट्स नॉट इवन टॉकिंग अबाउट $1 billion, इट्स टॉकिंग अबाउट $1 trillion. राइट 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 राइट। ओके, गॉट इट, क्लियर। या तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इनको रेफर करके हूवर और एस्मेंट डैम्स, इनको बेसिकली दे वर एग्जांपल्स ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर पॉपुलर, बट बाकी सारे जो थे छोटे छोटे वो पॉपुलर हम्म नहीं होते, ड्रॉन लिटिल अटेंशन, खास अटेंशन नहीं मिली है। एज आई सेड कि लिटिल फ्यू आर यूज्ड टू डिपिक्ट द एब्सेंस ऑफ समथिंग, तो लिटिल अटेंशन का मतलब है कम, मतलब नहीं मिली है, नहीं को एम्फोसाइज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो what do they wish to communicate by referring to these dams? They may be seen as, मतलब ये हो सकता है, मतलब दैट इज नॉट द पॉइंट कि इनके बारे में बात करी गई है। दिस नॉट, this does, right, this is not the context in which the author is trying to refer to these two dams कि अच्छा अच्छा इनकी rivers blue lines होंगी। By building dams like this, large scale employers became messianic. This is not an example of this कि तुम large scale करके ही तुम messianic, or it's not talking about employers becoming messianic figures in any case. The designers and building builders of these were, ये भी नहीं है कि उन जिन्होंने बनाया उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि they were highly charismatic. The drive to control nature is evident not only in this but in smaller. अच्छा, तो ये by the way जो मेहुल कह रहा था, I think Mehul was somewhere along these lines. मेरे तो को this मेरे को ऑप्शंस पढ़ के ये थोड़ा सा उस पे ज्यादा कनेक्ट। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, एज आई हम्म। सेड। ठीक है, तो हाँ, तो पहली बात तो पहले तीनों तो बिल्कुल ही गलत है। और हाँ मतलब एक जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस लिखा गया है कि हाँ मिसियान सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइव, मिसियानिक ड्राइव वर दीस, एंड देन उसके तो फिर उसके बाद बट मोस्ट हैव ड्रॉन लिटिल अटेंशन। तो इवन दो वो द वे द सेंटेंस इज रिटन seems to be contrast between how popular those two were, but essentially the sentence started by saying कि some of the results were of the messianic drive। तो वो एक messianic drive के बारे में बात कर रहा था, तो हाँ, तो उस drive is evident is not in this but in smaller dams as well, so yeah, that makes sense given the context, is something we can agree with। ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं है। Yep. Any questions, doubts? I had marked for the last answer, I had marked option B as the correct one. By building dams like Hoover, large scale employers became messianic figures. Acha. Okay, but fine. ठीक है। Yeah. Okay, so any key observations, learnings, any takeaways you have from today's session? Yeah, Ayush. um,
तो ऑब्वियसली पैसेज कैसे पढ़ना है एंड हाउ डू यू कोरिलेट, वो एक काफ़ी बड़ा की टेक अवे था जो पिछले बार हमने किया था। उसके बाद ये वाला पैसेज व्हेन आई वाज सॉल्विंग, तो वो प्रोग्रेस वो दिख रहा था कि मतलब क्या करना है, बेसिकली प्रोसेस क्या है कि आप Yeah, पढ़ो समझो कनेक्ट करो। तो एक तो yeah, ये चीज़ थी। दूसरा, हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन वन। तो व्हेन आई वाज सॉल्विंग, तो मैंने जैसे टॉक्सिक एल्गे दिखा तो मुझे वो कोई सेंस नहीं बना बी में, है ना। कुछ कुछ चीज़ें फिर भी सेंस बन रही थी, तो मतलब वो मुझे काफ़ी, द अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि हाँ मतलब आप ऐसे करोगे तो बहुत क्लियर। और बेस्ट चीज़ इज जब आपने एक बार पैसेज समझ लिया, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है वो यू कैन सी कि भाई हाँ मतलब बहुत क्लियर जब चीज़ें हैं, दो यू डोंट हैव टू डिवोट टू मच टाइम टू द क्वेश्चंस अगेन। आप एक right, बार वो फील, वो अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो जल्दी हो सकता है, बेस्ड ऑन योर जो भी आपने यहाँ पे मेहनत करी है। right. दीज आर द की टेक अवेज। थैंक यू। और उसमें आप क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे थे कि क्वेश्चन में आपने क्या नोटिस किया था? हाँ, ये जो आप अप्रोच लगा रहे थे ना, मतलब कि एक एक पॉइंट पे जाके कि जैसे टॉक्सिक एल्गे, हाँ ये सेंस नहीं बना रहा। मतलब जब मैं पहले सॉल्व कर रहा था तो मेरे को टाइम लगा, आई गॉट द राइट आंसर, बट देन मैं पहले समझ नहीं पा रहा था कि मतलब हर एक पॉइंट पे उसको की आर्ग्यूमेंट की तरह लेके करना है। तो हम्म, वो अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके हाँ इस वाले पैसेज में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाज द की आर्ग्यूमेंट। टॉक्सिक, फिर जैसे आप सेकंड में गए तो पार्टीजन एक्ट, हाँ लग रहा है नहीं भी है, ओके हो सकता है। तो यू आर नॉट, मतलब एक ऐसा एकदम आपको भी बहुत बारी ये हो सकता है कि देर इज अ ब्लर लाइन, तो यू एक्नॉलेज दैट। एंड देन जब आप टॉक्सिक एल्गे पे आए, मेरे को भी वही हुआ कि टॉक्सिक एल्गे तो हाँ नहीं है, ये तो ऑब्वियसली हो रहा है। फिर हमने उस पे ऐसे ऐसे मार्क करते गए, तो वो अप्रोच मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि कुछ समथिंग बहुत डिफरेंट हो रहा है, कि आप या रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ों से कि हाँ ऐसे करना है और आप ऐसे कर सकते हो चीज़ें। या हाँ। तो राइट, तो वी आई एम नॉट जस्ट लुकिंग फॉर कि एक रीजन से इसको रिजेक्ट कर दो। आई एम हाँ, ट्राइंग टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग। तो राइट। कई चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी कि ये सही है, कई चीज़ें ब्लर्ड होंगी, हम्म। जस्टिफाई कर भी सकते हैं। तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसको जस्टिफाइड मानो या अनजस्टिफाइड मानो। तो फिर आई मूव ऑन लुकिंग कि बाकी सब जस्टिफाइड होंगे तो फिर पूरे ऑप्शन को होल्ड करना पड़ेगा। अगर बाकी बहुत ही क्लियर अनजस्टिफाइड चीज़ें आ गई तो वो तो क्लियरली रिजेक्ट हो गया। राइट। दैट्स अ प्रोसेस। राइट। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एज अब एक्चुअली ये हम जो पूरी प्रोसेस है, दिस इज अगेन फॉर क्लैरिटी बिल्डिंग, प्रैक्टिस के टाइम पे स्किल बिल्डिंग है, राइट। एग्जाम के टाइम पे तो नेचुरली अगर टॉक्सिक एल्गी एक भी आपको मिल गया एंड यू आर क्लियर कि ये तो नहीं है, तो उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो द होल प्रोसेस इज अबाउट बीइंग, अबाउट बिल्डिंग क्लैरिटी कि हर एक एस्पेक्ट जो भी हम कर रहे हैं उस पर क्लियर होते जाए। या ठीक है, कूल। एनीवन एल्स, एनी ऑब्जर्वेशंस और एनीथिंग यू वांट टू शेयर? सर सेम ऑब्जर्वेशन जो आयुष ने बोला, अलोंग द सेम लाइंस ओनली। मतलब मैंने पहले से पैसेज नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से देख लिया था, बट जब मैंने पढ़ा एंड देन यू क्वेश्चन में वहीं अटक गए, एंड देन ऑब्वियसली आई गॉट टू लर्न सो मच कि मैं बट अपने आप लगा दे रही हूँ। एज का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या डिनोट कर रहा है, टोन क्या चल रही है, राइट, रिफ्यूट करेंगे नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दैट, मतलब द थॉट प्रोसेस एंड द प्रोसेस एंटायरली, राइट, एलिमिनेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। हाँ, की टेक अवे सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। Anyone else? Yeah. Or So, yep. specifically when I was reading the passage, I was making connection, but अभी जब हमने थर्ड पैसेज पढ़ रहे थे, आपने पूछा वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्निटी क्या सिग्निफाई करता है। व्हेन आई वाज रीडिंग द पैसेज तब मैंने नहीं बनाया कनेक्शन, ओ इट वाज सिग्निफाइंग डैम। लेकिन Mm, अभी जब आपके साथ पढ़ रहे थे इंट्यूटिवली कि हाँ डैम्स की तो बात हो रही है। और right. जैसे नेक्स्ट भी वो उसमें ही वाज द ऑथर वाज कोटिंग समवन कदार एसमल, तो Yeah, उसमें व्हाई डिड ही कोट इट। तो मैंने अपने आप से खुद से क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाई डिड ही कोट, अब भी इट इंट्यूटिवली आ गया अंदर से कि हाँ वो रेयरली सिग्निफाई करने के लिए। yeah. तो वो टेक अवेज इसकी वही बार, यू नीड टू क्वेश्चन एज यू रीड कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा किस Mm, लिए ऑथर ने, व्हाई डिड ऑथर राइट दिस स्पेसिफिकली, व्हाट इज ही ट्राइंग टू सिग्निफाई। yeah, yeah, Mm. yeah. Yeah, I think if you
I think if you attempt this passage once before coming to this session, right, and then you sit, then and you discuss openly, so that is probably that's a really great insight as to how everybody else is thinking, how you're thinking, and where you went wrong. So that in comprehensively, that's a very big plus when we come and attend these sessions. So yeah, and then after that it starts trickling down. Ki, how do you question each and every sentence? How are you supposed to analyze that, and so on. सो मैंने तो उसको ऐसे देखा था कि इसको आप पहले सॉल्व करो आपके हिसाब से, Yeah, उसके बाद आप लेके जाओ तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोच में कहाँ कहाँ पे गलत हुआ. सो right. that's a big that's a big learning curve, and again you apply it next on the next passage, then Yeah, repeat the same process. So like this, I think definitely if you're diligently following this, then probably by the end of the session you're definitely you would have improved your process of comprehending and answering the right, choices significantly. right. Thank you. सीजे लास्ट पॉइंट आइड ऑल्सो ऐड, आई थिंक यही मतलब लोगों ने, जब वरुण एंड मेहुल ऑल्सो सेड, कहाँ पे रुक के कितना सोचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि Mm. क्वेश्चन करना. टेम्पल्स ऑफ मॉडर्निटी मैंने भी नहीं क्वेश्चन किया था व्हेन आई वाज रीडिंग, मतलब मुझे लगा समझ आ गया. बट देन पॉइंट इज कि ये डेवलप करना कि ये क्यों कह रहा है इज Yeah, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि भाई चल क्या रहा है ये. इफ yeah, यू डोंट क्वेश्चन तो वो आप फ्लो में पढ़ते चले आओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है. yeah, So I think that is yeah. very critical and very important. That is, also one of key takeaways from the session कि आपको रुक के क्वेश्चन करके समझना है एंड देन आगे बढ़ना Right, right, right. So मतलब basically yeah, तो it's a constant basically awareness आपको build करनी है कितना समझ आ रहा है मुझे. तो naturally in the beginning even uh, that is not very reliable क्योंकि आपको लगेगा मुझे समझ आ गया बट वो आया नहीं है. तो फिर आपको थोड़ा बट तो फिर क्या फिर हर सेंटेंस में हम उतना ही रुके हैं ऐसा भी नहीं होता राइट. तो इट्स आल्सो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग दैट यू प्रोब कि यहाँ पे मुझे आ गया है समझ राइट. सो बिकॉज देर इज सम अदर सेंस आल्सो विद इन यू कि ये तो कुछ तो नई चीज चल रही है यहाँ पे तो पर आ भी गया मुझे समझ क्या मतलब है. तो फिर देन यू ट्राई टू मेक इट एक्सप्लिसिट एंड देन यू रियलाइज कि एक्सप्लिसिट करने में आराम से हो गया है या फिर यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट एग्जैक्ट थिंग्स right. Or it's a subjective thing that if you are sincere naturally this evolves. You become more and more aware uh, कि कहाँ कहाँ पे चीजें मिस होती हैं कहाँ कहाँ पे मुझे और रुकना चाहिए. तो या ठीक है good. Okay then we're done. So we'll meet next Sunday. I think most likely 12 बजे होगा शायद next Sunday. Yeah, so next Sunday we'll meet at 12 o'clock. ठीक है. ठीक है. Sounds सर, good. वन क्वेश्चन सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे इस सेशन की? वो हम वैसे YouTube पे ही है जस्ट YouTube मतलब सेम वो जो अच्छा, आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं? हाँ तो पहला भी वहीं पे ही है सेकंड भी वहीं पे ही है थर्ड भी वहीं जाएगा. ठीक है सर, ओके. ठीक है ठीक चलो. है. Thank you, sir. Thank you for your time. Thanks, CJ. थैंक यू बाय. सर. Thank you everyone. Bye. थैंक यू.